Hello everyone and welcome to Learno Sapiens. Today I am going to discuss the topic process of digestion in human beings. In my last lecture I told you about the parts of alimentary canal in human being. उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और वो पार्ट्स डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं जो मेनली डाइजेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि बकल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो तीन पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, यहाँ पर डाइजेशन होता है, जिस पे मैंने आपको बताया था कि बकल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट होता है और इस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम की एंजाइम होती है। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, जिसको कि टाइलिन भी कहते हैं, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है और इंटेस्टाइन में तीन तरह के सिक्रीशन मैंने बताए थे आपको। बाइल जो कि लीवर से आ रहा था, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से आ रहा था, और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशन था इंटेस्टाइनल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरफ से सिक्रीशंस आते हैं। बाइल आता है लीवर से, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है और इंटेस्टाइनल वॉल से खुद इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप के एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में कहाँ तक डाइजेशन होता है, किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। द फर्स्ट पार्ट इज द बकल कैविटी। बकल कैविटी में सलाइवा इज प्रेजेंट एंड इन द सलाइवा एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. This salivary amylase or tylen, this enzyme is present in the saliva and it breaks down starch into maltose. That's why we can say that digestion of carbohydrate starts in the buccal cavity itself. बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है और स्टार्च टूटता है इनटू माल्टोज। स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है बाय मीन्स ऑफ सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। देन कम्स द स्टमक। अब स्टमक में मैंने आपको बताया था इन माई प्रीवियस लेक्चर, जहाँ मैं आपको बता रहा था पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ मैंने बताया था कि स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl सिक्रीट करते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये HCl और पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन का क्या फंक्शन है। HCl इट विल एक्टिवेट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होती हैं यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती हैं और ये बाद में एक्टिवेट की जाती हैं। तो यहाँ पर जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। HCl इनको एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन एंड रेनिन। तो पहला काम HCl का ये हो गया कि ये एक्टिवेट करेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और जो दूसरा फंक्शन है HCl का, इट विल किल द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया को किल करेगा? द बैक्टीरिया विच हैज एंटर्ड इनटू अ बकल कैविटी थ्रू द फूड। तो ये बैक्टीरिया खाने के साथ आ गए थे, खाने में प्रेजेंट थे, या जिस समय हम खाना खा रहे थे उस वक्त एनवायरनमेंट में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। तो खाना खाते वक्त ये बैक्टीरिया हमारी बकल कैविटी में एंटर कर जाते हैं। तो इस HCl के दो काम हो गए। पहला काम तो ये हो गया कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट कर रहा है और प्रोरेनिन को रेनिन में एक्टिवेट कर रहा है। एंड द सेकंड फंक्शन इज इट किल्स द बैक्टीरिया विच हैज एंटर्ड इनटू द बकल कैविटी थ्रू द फूड। अब HCl ने जब इन पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करके रेनिन में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ विल सी कि पेप्सिन और रेनिन का काम क्या है, हाउ दिस पेप्सिन एंड रेनिन हेल्प्स इन डाइजेशन। तो एक एक करके देखिए। पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को कहाँ तक ब्रेक डाउन कर रहा है, कहाँ तक डाइजेस्ट कर रहा है। तो पेप्सिन इज ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स टू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट, रेनिन इज एक्टिवेटिंग ऑन कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन मैंने आपको बताया था कि ये मिल्क प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन यानी द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो ये जो कैसीन प्रोटीन है डायरेक्टली पेप्सिन इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता है। अगर ये पेप्सिन डायरेक्टली कैसीन के ऊपर एक्ट कर पाता तो फिर इसको हमने अलग से क्यों लिखा है। ये कैसीन भी यहाँ पर होता, सारे प्रोटीन्स जहाँ पर पेप्सिन तोड़ रहा था साथ में कैसीन का भी ब्रेक डाउन कर लेता। लेकिन जो कैसीन प्रोटीन होता है ये पहले कन्वर्ट होगा इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट।
casein protein is converted to calcium paracasinate. And how this conversion take place? By the help of renin plus calcium ions. तो renin with the help of calcium ion convert casein into calcium paracasinate, and now this calcium paracasinate is acted upon by pepsin. अब इस calcium paracasinate पर पेप्सिन ऐड करेगा और तब उसको तोड़ेगा वही प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। ठीक है, तो पेप्सिन का ओवरऑल काम क्या हुआ? पेप्सिन आप यहाँ पर देखिए या पेप्सिन आप यहाँ पर देखिए, तो ओवरऑल पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन, ये भी एक तरह का प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन्स है, तो इन दोनों प्रोटीन्स को पेप्सिन ब्रेक कर रहा है इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। यहाँ पर भी आप देखिए प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। तो ये याद रखिएगा कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। अब बिकॉज जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, उस पर पेप्सिन डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? कैसीन को पहले कन्वर्ट किया जाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में बाय द हेल्प ऑफ रेनिन एंड कैल्शियम, और जब ये कैसीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब फिर पेप्सिन इसके ऊपर ऐड करेगा। तो ओवरऑल स्टमक में क्या क्या हो रहा है? स्टमक में पहला तो HCl सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये दो इनएक्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट हो रही हैं, बैक्टीरिया किल हो रहे हैं HCl की वजह से। जो डाइजेशन का पार्ट है वो क्या हो रहा है? प्रोटीन्स आर मेनली बीइंग डाइजेस्टेड इनसाइड द स्टमक। नाउ वी मूव ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द प्लेस वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लीवर से बाइल आता है, पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि लीवर से जो बाइल आ रहा है, पैंक्रियाज से जो पैंक्रेटिक जूस आ रहा है, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ये तीनों मिलाकर फूड को किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लीवर से क्या क्या आ रहा है। लीवर से तो मैंने आपको बताया बाइल आएगा, ठीक है, लीवर से और कुछ नहीं आता, लीवर से सिर्फ बाइल आता है। अब ये बाइल क्या करेगा? फैट्स को इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफिकेशन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मतलब बताया था कि जो नॉर्मल फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। बाइल इनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाता है अपनी, सो दैट फैट्स आर डाइजेस्टेड ईजिली। तो बाइल का पहला काम हो गया फैट को कन्वर्ट करना इनटू इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, फैट को इमल्सिफाई करना या इमल्सिफिकेशन करना, और इसीलिए हम ये नहीं कहते कि बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है या कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है। बाइल कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, क्योंकि ये खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रही है। ये क्या कर रही है? सिर्फ कन्वर्ट कर रही है फैट्स को इनटू इमल्सिफाइड फैट्स, जिसको हम बोलते हैं फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो रहा है। फैट्स का सिर्फ इमल्सिफिकेशन हो रहा है, यानी उनको डाइजेशन के लायक बनाया जा रहा है कि वो डाइजेशन उनका आसानी से हो सके। डाइजेशन ऑफ फैट्स नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हम बाइल को डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं कहते। अच्छा, एक बात और, जब मैंने आपको अभी यहाँ पे स्टमक बताया तो स्टमक में मैंने ये बताया कि यहाँ पे एसिड सिक्रीट होता है और उसके बाद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि खाने का डाइजेशन करती हैं। मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन यहाँ पर स्टमक में होता है। अब स्टमक में जो खाना है वो कैसा होगा? स्टमक में जो खाना प्रेजेंट है, जो डाइजेस्ट हो रहा है, वो एसिडिक होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो स्टमक में जो फूड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl, एंड दिस फूड, दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज नोन एज चाइम, CHYME, चाइम। ठीक है, जैसे खाना जब हमारे बकल कैविटी में होता है, यानी जब हम खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं खाने को, और जिस वक्त उस खाने को हम च्यू करके निगलते हैं उस वक्त उसको कहते हैं बोलस। यानी स्टमक में जो खाना पहुंचता है वो होता है बोलस, BOLUS, बोलस। ठीक है, और जब स्टमक में खाना डाइजेस्ट होकर, यानी पार्शली डाइजेस्ट होकर जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो कहलाता है चाइम, CHYME। और ये जो चाइम है ये एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों? क्योंकि स्टमक से भी आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एसिडिक होगा क्योंकि HCl वॉज प्रेजेंट इन द स्टमक। अब ये जो एसिडिक चाइम आया, ये जो एसिडिक चाइम आया फ्रॉम द स्टमक, ये कन्वर्ट होगा इनटू एल्कलाइन, यानी कि खाने का मीडियम चेंज होगा। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा, एसिडिक चाइम पहुंचेगा, उसका मीडियम चेंज होगा टू एल्कलाइन, एंड दिस चेंज ऑफ मीडियम फ्रॉम एसिडिक टू एल्कलाइन,
दिस फंक्शन इज ऑल्सो परफॉर्म बाय बाइल। तो बाइल के दो फंक्शंस याद रखिएगा। पहला फंक्शन तो ये फैट्स को एमल्सिफाई करता है, यानी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि इसका मेन फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन होता है जो स्टमक से खाना आ रहा है, यानी कि एसिडिक चाइम आ रहा है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू एल्कलाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेशन होता है वो सब एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा तो डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। That's why the food is converted into alkaline medium by the help of bile. Now the second thing, pancreatic juice. पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है फ्रॉम द पैंक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम ये देखते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है और वो खाने को किस तरह से डाइजेस्ट करता है। सबसे पहली एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम होती हैं पैंक्रियाटिक जूस में जो कि हेल्प करती हैं इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन याद रखिएगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम होती हैं, यानी कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं और पैंक्रियाटिक जूस से आती हैं। और फिर इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। जो प्रोटीन्स हमारे खाने में हैं, वैसे तो कुछ प्रोटीन्स यहाँ भी आपने देखा कि यहाँ भी प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हुआ। सारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन एक जगह पर नहीं हो जाता, खाना तो लगातार चलता रहता है, स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया। तो जो प्रोटीन्स यहाँ बच गए थे फ्रॉम द एक्शन ऑफ पेप्सिन, अब वो प्रोटीन्स यहाँ पहुँचे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे और वहाँ पर ये प्रोटीन्स आर बीइंग डाइजेस्टेड बाय trypsin and chymotrypsin into polypeptides. So proteins are broken down to the stage of polypeptides by trypsin and chymotrypsin in the small intestine. Now the second enzyme present in pancreatic juice is the amylase. amylase मैंने आपको बताया कि amylase एंजाइम जहाँ भी वर्ड आए आप समझ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है। जैसे कि आपको यहाँ पढ़ा आपने सलाइवरी अमाइलेज, अब सलाइवरी अमाइलेज अमाइलेज वर्ड आगे लगा है। अमाइलेज मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम तो यहाँ प्रेजेंट थी बकल कैविटी में, और एक अमाइलेज यहाँ प्रेजेंट है। इस अमाइलेज का काम भी वही है, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज। यहाँ भी अमाइलेज का काम वही था, स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा था माल्टोज में। तो हमारे खाने में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट था सबका सब बकल कैविटी में तो डाइजेस्ट नहीं हो गया होगा। खाना बहुत देर तक तो बकल कैविटी में रहता नहीं है, तो जितनी भी देर बकल कैविटी में रहा उतनी देर सलाइवरी अमाइलेज उसके ऊपर ऐड किया, और जो भी थोड़ा बहुत स्टार्च का ब्रेकडाउन हो सकता था माल्टोज में वो हो गया। बाकी जो स्टार्च बचा वो यहाँ पर पैंक्रेटिक जूस में जो अमाइलेज प्रेजेंट है उसकी हेल्प से टूट रहा है इनटू माल्टोज। और फिर तीसरी एंजाइम जो पैंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट है वो है लाइपेज। लाइपेज का मतलब होता है वो एंजाइम जो कि फैट का डाइजेशन करती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने फैट नहीं लिखा है, इमल्सिफाइड फैट्स लिखा है, क्योंकि फैट का डाइजेशन डायरेक्टली नहीं होता है जब तक उनका इमल्सिफिकेशन ना हो जाए। तो इमल्सिफिकेशन तो पहले ही यहाँ हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ बाइल। तो अब इमल्सिफाइड फैट्स इनके ऊपर ऐड करेगा लाइपेज और कन्वर्ट करेगा इन फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि पैंक्रेटिक जूस से क्या क्या सिक्रीशंस रिलीज होते हैं और वो डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं। पैंक्रेटिक जूस में पहली ट्रिप्सिन, सेकेंड काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगी इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन को तोड़ेंगी इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। दूसरा फिर अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा पैंक्रेटिक जूस में और ये ब्रेक करेगा स्टार्च को माल्टोज में, ठीक। और फिर लाइपेज, लाइपेज एंजाइम जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर ऐड करेगी एंड इट विल ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ओवरऑल अगर आप देखिए पैंक्रेटिक जूस में तीनों तरह की एंजाइम प्रेजेंट हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाली, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाली और फैट्स को ब्रेक डाउन करने वाली। तो अब तक मैंने आपको बताया दो सिक्रीशंस, पहला सिक्रीशन लीवर से बाइल आ रहा था, दूसरा पैंक्रेटिक जूस से ये सारे सिक्रीशंस आ रहे थे जो कि खाने को डाइजेस्ट कर रहे थे। अब लास्ट है इंटेस्टाइनल जूस। अब ये इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो खुद की वॉल्स हैं, इनर वॉल्स हैं, वहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं एंड दीज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सिक्रीट अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स नोन एज इंटेस्टाइनल जूस, या सुकस इंटेरिकस भी आपकी बुक में लिखा होगा। तो सुकस इंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस विच इज सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन मीन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि इस इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन सी एंजाइम प्रेजेंट हैं और वो खाने का किस तरह से डाइजेशन कर रही हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस में जो पहली एंजाइम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्टिडेज। अब देखिए प्रोटीन यहाँ पर टूटे थे पॉलीपेप्टाइड तक, जो आखिरी स्टेज थी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड्स। अब वो पॉलीपेप्टाइड आगे कंटिन्यू होंगे
इन पॉलीपेप्टाइड्स को पेप्टिडेज जो कि इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन करेगी इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये जो अमीनो एसिड है ये प्रोटीन का फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, यानी प्रोटीन्स जब फाइनल उनका डाइजेशन होता है तो वो उनका लास्ट स्टेप अमीनो एसिड होता है। मीन्स प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। पेप्टिडेज के अलावा यहाँ पर 3 और एंजाइम प्रेजेंट होती हैं और ये तीनों एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। माल्टेज, ये जो माल्टोज बना था यानी कि स्टार्च से माल्टोज जो कन्वर्ट हुआ था वो माल्टोज अब यहाँ टूटेगा इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ माल्टेज। तो माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा? सुक्रेज। लैक्टोज को कौन तोड़ेगा? लैक्टेज। तो ये माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये तीनों क्या है? ये तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं और इन तीनों कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज, ये तीनों एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट हैं वो इन तीनों तरह के कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगी। माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज में, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटेगा, लैक्टोज विल बी कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और ये सभी ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मीन्स द फाइनली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आपने देखा इंटेस्टाइनल जूस में प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए फाइनली इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी फाइनल डाइजेशन हो गया, फैट्स का डाइजेशन यहाँ पैंक्रियाटिक जूस की वजह से हो गया था कि एमल्सिफाइड फैट्स जो थे उनको लाइपेज ने तोड़ा था इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि फैट्स के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यानी फैट्स अल्टीमेटली कहाँ जाके उनका डाइजेशन रुकता है, खत्म होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स का फाइनली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में हो चुका है, फैट्स का ब्रेकडाउन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो चुका है और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन मोनोसैकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज में हो चुका है। तो ओवरऑल इसीलिए हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने यहाँ पर कहीं भी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लिखा है क्योंकि ह्यूमन बीइंग में लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज मेंट ओनली फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अब वही खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा इन द फॉर्म ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वहाँ पर टेम्परेरी स्टोर रहेगा, उसके बाद इट विल बी रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम मेनली होता है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड। अपार्ट फ्रॉम दिस एक काम और होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के नाम पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ज़रूरत है हमारी बॉडी को तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इतना ही होता है, डाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, हर्बीवोर्स की अगर बात करें तो हर्बीवोर्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सेल्यूलेज। तो ये आप याद रखिएगा कि हर्बीवोर में लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। किस चीज़ का होता है? सेल्यूलोज का होता है। बाय द एक्शन ऑफ विच एंजाइम? सेल्यूलेज। हम लोगों की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में सेल्यूलोज इज नॉट बीइंग डाइजेस्टेड इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन। इनफैक्ट जो सेल्यूलोज हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये डाइजेस्ट जो नहीं हो रहा है, इसका काम क्या होता है? ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड टू कीप द कोलन हेल्दी। कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट है, सीकम, कोलन, रेक्टम, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, दिस सेल्यूलोज कीप दिस लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी। सो प्रैक्टिकली नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाईज प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल विलाई, जिसके थ्रू डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है, ब्लड उसको लेके जाता है और पूरे बॉडी में उस फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स में इफ डाइजेस्टेड फूड से ये जो फूड हमारी बॉडी में पहुंचा है उससे एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो डाइजेशन के बाद 2-3 पॉइंट और आते हैं। डाइजेशन के बाद पहला पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बाय द हेल्प ऑफ विलाई। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये खाना सेल्स तक पहुंचेगा और वहां पर एसिमिलेट होगा, मतलब इनसे एनर्जी निकलेगी। ये जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए हमने खाना खाया है उससे वो काम तो हो, भी एनर्जी तो मिले हमारी बॉडी को।
अगर ये खाना सिर्फ एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में ही रह गया, ब्लड इसको ले गया और अपने पास रखे रहा, तो कोई फायदा नहीं है इस खाने को खाने का। ये खाना जब तक ब्लड लेके जाएगा नहीं और जाके ये सेल्स को देगा नहीं, बॉडी के सेल्स को ये ब्लड खाना नहीं पहुंचाएगा, तो इस खाना खाने का हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन ऑफ फूड। और जो खाना बचा रह गया इन द लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, इट विल बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, इसको हम बोलते हैं इजेशन। तो ओवरऑल आफ्टर डाइजेशन देयर आर 3 मोर स्टेप्स: एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, assimilation of this food by the entire body and egestion और removal of the undigested food। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि खाने का जो डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, वो कहाँ होता है। सबसे पहले बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टार्च डाइजेस्ट होता है इनटू माल्टोज बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। फिर उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक में 2 चीज़ें, पहला तो HCl का काम पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करेगा इनटू पेप्सिन एंड रेनिन, और दूसरा काम होता है HCl का कि ये बैक्टीरिया को किल करता है जो कि हमारे खाने में या खाने के साथ हमारी ओरल कैविटी है, बकल कैविटी में अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट हैं स्टमक में, पेप्सिन और रेनिन, इनका काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना अप टू द स्टेजेस ऑफ प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स। जितने भी जनरल प्रोटीन्स हमारे खाने में आए हैं उनको पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा इनटू प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, और जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, इट विल बी डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ रेनिन। क्या करेगा, पहले इस कैसीन को कन्वर्ट करेगा इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट, और फिर इस कैल्शियम पैराकैसिनेट पे पेप्सिन एक्ट करेगा एंड ब्रेक्स दिस कैल्शियम पैराकैसिनेट इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरफ से सिक्रीशंस आता है। पहला सिक्रीशन बाइल जो कि लीवर से आता है और इसका काम होता है फैट्स को एमल्सिफाई करना, और जो एसिडिक फूड आया है फ्रॉम द स्टमक जिसको कि हम चाइम बोलते हैं, उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करना, ये काम बाइल का हो गया। उसके बाद पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है जिसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम होती है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम होती है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम होती है अमाइलेज, और फैट को ब्रेक डाउन करने वाली एंजाइम होती है लाइपेज। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का ब्रेक डाउन होता है एंड देन कम्स द इंटेस्टाइनल जूस, जहाँ पर प्रोटीन फाइनली ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेक डाउन होता है, जब फाइनल ब्रेक डाउन होता है इनटू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना मैंने आपको बताया था जब शुरू हम करते हैं फ्रॉम द बकल कैविटी, तो वहाँ पर इस खाने को बोलते हैं बोलस। जब खाना हम चबा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बोलस, ये टर्म याद रखिएगा। बोलस के बाद जब खाना स्टमक में आता है और स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस से मिलता है तो वहाँ ये कहलाता है चाइम जो कि एसिडिक होता है, और ये चाइम जब इंटेस्टाइन में आता है और इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशंस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशंस होते हैं जो इस खाने पर एक्ट करते हैं, तब ये चाइम कन्वर्ट हो जाता है और अब कहलाता है चाइल, CHYLE। यहाँ पर M की जगह L लग जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोलस कहाँ प्रेजेंट होता है तो योर आंसर विल बी बकल कैविटी। चाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड प्रेजेंट होता है उसको चाइल बोलते हैं। तो ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और फिर यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइस प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल विलाई, जो कि डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ दिस विलाई, एंड देन द ब्लड टेक्स दिस डाइजेस्टेड फूड टू द एंटायर बॉडी नोन एज एसिमिलेशन, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन is removed from the body by means of anus, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं egestion. So this was all about the entire process of digestion. In the next lecture, I'll be back with some more interesting topics. So stay tuned. Thank you.